तो डियर स्टूडेंट्स, आज कुछ समय लग गया क्लास को देने में, उसके लिए सॉरी। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स स्टूडेंट से व्हाट्सएप के ज़रिए पूछी थी, मैं ले लेता हूँ। एक प्रॉब्लम है, पाठनिहित प्रश्न 2.1 पूछा था बच्चे ने, व्हाट्सएप किया था मुझे। लास्ट में है 233 नंबर, उसके माध्यम से 2.1। तो बेटा 2.1 में करेक्शन है, इसमें लिखा हुआ है 22 ग्राम बेंजीन। 22 ग्राम बेंजीन लिखा हुआ है ना इसमें। बेंजीन में 22 ग्राम CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड घुला हुआ है, ये लिखा हुआ है इसमें। तो ये क्वेश्चन करेक्शन है, इसमें ये कर लेना 122 ग्राम, क्योंकि जो सॉल्वेंट होता है वो अधिक होता है। तो ये 22 ग्राम नहीं है, ये है 122 ग्राम। ओके, तो अब आपको इसमें द्रव्यमान प्रतिशत पूछा है किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। और द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, द्रव्यमान प्रतिशत बताने का फॉर्मूला आपको बताया था विलेय का भार। तो विलेय इसमें है कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका भार हो गया 22 ग्राम, और कितने में घुला है, 122 ग्राम में। तो कुल भार हो गया 122 ग्राम तो बेंजीन, और उसमें 22 ग्राम CCl4 भी तो है, और इंटू 100। अब आप ऐसे करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम तो ये पूछी गई है, और एक प्रॉब्लम आपके ख पूछी है, शायद इस पर टिक मार्क है ख का, तो वो भी मैं बता देता हूं कि 2.3 का ख प्रश्न स्टूडेंट ने मेरे को भेजा है, और वो है 30 ml 0.5 मोलर H2SO4 को 500 ml तनु करने पर परिणामी विलयन की मोलरता पूछी है। परिणामी विलयन की मोलरता बताओ, ये क्वेश्चन आपके पूछा है एक स्टूडेंट ने। ठीक है, तो लेते हैं इसको। देखिए बेटा, मोलरता की जो आपको मैंने परिभाषा लिखाई थी वो क्या थी। पहले मैं मोलरता के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको मैं ये बता दूं कि मैंने मोलरता की डेफिनेशन क्या लिखाई थी। तो मोलरता की जो आपको फॉर्मूला दिया गया था वो दिया गया था कि विलयन में मोल जितने हो, मोल बटा आयतन, ये फॉर्मूला मैंने आपको दिया था। ओके, आयतन किस में कंसीडर करना है, लीटर में। ठीक है, अब आपको मोल पता होने चाहिए और साथ में आयतन भी पता होना चाहिए, तब आपके। अब इस प्रश्न में आपको कहीं मोल दिए क्या, नहीं दिए। आपको कहा है 30 ml 0.5 मोलर H2SO4 को, यानी पहले से ही एक विलयन है जिसकी सांद्रता आपको मोलरता की फॉर्म में दे रखी है, यानी ये तो हमको दे रखी है। और कितना विलयन दे रखा है हमको, 30 ml। तो इसको ऐसे समझो कि एक बोतल है, ठीक है, उस बोतल के अंदर 0.5 मोलर और 30 ml सांद्रता का H2SO4 भरा हुआ है। अब इसको, इस बोतल को एक बड़ी बोतल में उड़ेल दिया गया। ठीक है, ये बड़ी बोतल हो गई आपके, इसमें उड़ेल दिया गया, और 500 ml इसमें उड़ेल कर इसको 500 ml तनु करने पर इसको कितना कर दिया, फाइनली 500 ml। तो यानी हमको इस विलयन की मोलरता
पता करनी है कि इसमें अमूलरता कितनी हो गई। तो इसमें एक असर हुआ है कि ये जो हमको मोल नहीं दिए इस फॉर्मूले में, अब इसमें हमको मोल आयतन तो पता है टोटली कि भाई हमको मोलरता चाहिए यानी मोलरता चाहिए, तो हमको फाइनली आयतन तो पता है कि 500 ml है, लेकिन इसमें मोल पता नहीं है। तो इसमें मोल आए कहाँ से, यहाँ से आए। कितने आए, तो हम आयतन को अगर मोलरता से गुणा कर लें तो इसमें जो मोल आए हैं वो आए हैं मोलरता को, ये जो मोलरता दे रखी है और ये आयतन दे रखा है, इनको मल्टीप्लाई कर लो तो मोलरता हो गई m1 और आयतन b, ये इसके अंदर आए हैं और इसका कुल आयतन ये है। क्लियर बात। तो अब अपन इसको सॉल्व करने के लिए नई मोलरता आसानी से निकाल सकते हैं कि मोलरता का फॉर्मूला आपको पता है, ये रहा। मोल भी अब इसमें कितने आए हैं, m और v आए हैं। तो अब हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो इसको सॉल्व करने का ये तरीका मिल गया हमको कि मोलरता हमको चाहिए, तो मोल है m1 v1 m v और कुल आयतन उस विलयन का है, उसे हम यहाँ नीचे रख लेंगे। ठीक है, तो m कितना है 0.5 मोलर, आयतन कितना है 30 ml और फाइनल आयतन कितना है 500 ml। अब बात यह है आयतन लीटर में होना चाहिए, तो आयतन यहाँ भी लीटर में होना चाहिए। तो यहाँ से ml से ml कट गया, 0 से 0 कट गई, 5 से 5 कट गया, तो अब क्या बचा, पॉइंट इंटू 3.3 बटा 10 यानी 0.03 मोलर। अब इस विलयन की मोलरता कितनी हो गई, 0.03 मोलर। क्लियर बेटा। तो ये एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम थी जो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, आपके गोठवाल सर का ही फोन आ रहा है। सर अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ ना। तो नेक्स्ट है आपके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इस बच्चे का 2.5, उसे भी ले लेते हैं हम। ठीक है, इसे मिटा देता हूं मैं, ये लो। अब एक प्रॉब्लम और एक स्टूडेंट ने पूछी थी पाठनीति। अब देखो बेटा, ये बात है कि किसी को भी अब प्रॉब्लम करना शुरू कर दो, चैप्टर लगभग आधा पहुंच गया है। अगर बोर्ड में आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो आपके लिए ज़रूरी है कि एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। और उसके लिए कुछ बच्चे देखो कितनी अच्छी मेहनत करके और जो प्रॉब्लम पे अटक रहे हैं उनको भेज रहे हैं। तो मैं अब आज इस क्लास के अंदर इनको ले रहा हूँ और सबसे पहला ले रहा हूँ। तो इससे क्या है, बच्चे को भी ये लगेगा कि मेरी प्रॉब्लम बताई जाती है। तो आप भी अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो उसे सीधे मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर उसे आपके वो जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी डाल सकते हो, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम को नेक्स्ट क्लास में शामिल किया जा सके। तो क्वेश्चन 2.5 पार्ट इंडेक्स का यानी पाठनीति है, वो ये कहता है कि 20% और W/W, कैपिटल W जलीय KI का घनत्व, जलीय KI का घनत्व 1.202 ग्राम प्रति ml हो तो KI विलयन की
पहले क्या पूछिए, क्या पूछिए, मोललता, ठीक है। और ख पूछिए आपके मोलरता। ये तो होती है छोटा एम और ये होती है आपके बड़ा एम। और एक गे और पूछा है, वो है मोल अंश, मोल अंश, ठीक है। देखिए बेटा, इस तरह से प्रॉब्लम भेजने का तरीका है। ये बच्चा ऐसे प्रॉब्लम भेज रहा है कि वो जहाँ भी इंडेक्स है उसकी फोटो मेरे को खींच के और भेज रहा है, ठीक है। मैं मानता हूँ सबके पास अभी एनसीईआरटी किताब अवेलेबल नहीं हो पाई होगी, तो पुरानी किताब है उसको अरेंज कर लीजिए आप। और फिर भी अगर नहीं है तो मैंने देखो पूरी प्रॉब्लम को लिखा भी है, ओके, ताकि आप के पास प्रॉब्लम नहीं है तो आप पहले इस प्रॉब्लम को पढ़ो, हो सकता है आपसे सॉल्व हो जाए। तो आप अभी ये सॉल्यूशन मत देखना, पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। तो ये प्रॉब्लम आपकी अपन उठाते हैं, क्लियर। तो मोललता पूछिए आप में, इस 20% W/W लिखा है। मैंने आपको पहला मात्रक क्या पढ़ाया था, द्रव्यमान प्रतिशत, जिस पर अभी क्वेश्चन भी बताया था। तो ये जो होता है वो है भार प्रतिशत, यानी द्रव्यमान प्रतिशत। इसका ये मीनिंग जाता है कि अगर 100 ग्राम विलयन है तो उसमें 20 ग्राम कियाई घुला हुआ है। तो हमको यहाँ दो चीज पता लग गई, एक तो कियाई कितना घुला हुआ है, 20 ग्राम, ओके। कितने विलियन में घुला हुआ है, 100 ग्राम विलियन में घुला हुआ है। तो मैं ये चीज लिख लूं, तो लिख लेता हूं कि प्रश्नानुसार हमें पता लग गया 20 ग्राम KI 100 ग्राम विलियन में प्रेजेंट है, उपस्थित है। चलो बेटा, मैं ये पूछ लिया आपसे कि 20 ग्राम KI 100 ग्राम विलियन में प्रेजेंट है, तो विलायक कितना है, कोई बताएगा? तो सोच रहे होंगे तुम लोग 80 ग्राम है। कितना है, 80 ग्राम, क्योंकि जब हम जानते हैं पूरा विलियन 100 ग्राम है और उसमें 20 ग्राम KI यानी विलेय है, तो विलायक कितना, तो विलायक को कैपिटल W मान लिया जाए। वो हो गया 100 ग्राम विलियन में से 20 ग्राम हटा दिया तो बच गया हमारे पास 80 ग्राम विलायक, ठीक है। हमको ये चीज कहाँ से पता लगी, प्रश्न ने खुद नहीं कहा है, ठीक है। अब मैंने याद करो मोललता का क्या फॉर्मूला लिखाया था। तो मैंने आपको मोललता का एक फॉर्मूला लिखाया था, इसको तो हटा दूं मैं। मोललता का लिखाया था आपको, मोल परिभाषा लिखी थी, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या। तो 1 किलोग्राम तो विलायक का भार, यहाँ किसका, मैंने विलायक का भार क्यों निकाला यहाँ, क्योंकि मोललता में विलायक का भार ही चाहिए, विलियन का नहीं चाहिए, ठीक है। तो विलायक का भार इसलिए मुझे जरूरत थी, और वो भी किस में चाहिए, मुझे केजी में चाहिए, किलोग्राम में। लेकिन मुझे तो मोल ही पता नहीं है, प्रश्न दिया ही नहीं मोल कहीं। लेकिन हमको विलेय तो दिया है 20 ग्राम, और 20 ग्राम विलेय है, तो हम जानते हैं मोल निकालने के लिए विलेय का भार बटा अणुभार, अणुभार की जरूरत पड़ेगी, तो पहले अणुभार निकाल लेते हैं। KI का, चूंकि KI का अणुभार कितना हो गया, KI का अणुभार हो गया आपके, K का तो कितना होता है 39, ठीक है। अब तुम कहोगे साहब हमको तो पता ही नहीं है, तो ये 11वीं क्लास के अंदर सब, जब भी मैंने, मेरे से जो भी स्टूडेंट पढ़ा हुआ है, मैंने 11वीं क्लास में सबके परमाणु भार लिखाए थे, आवर्त सारणी में भी दिए हुए हैं आपको। और KI का तो खैर लिखा भी आता है, शायद प्रश्न में भी लिखा होगा। तो 39 होता है और I का होता है 127, ठीक है।
तो अब हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 9 और 7 6, 16 हो गए ना, और 3 2 5, 5 और 1 6, और 6 166, कितने आए? 166 बार हो गया कि इसका KI का अनुपात। अब हमको मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, विलेय का भार 20 ग्राम है ना, तो अब मोललता निकालने के लिए 20 में तो भाग देते हैं 166 का, और विलायक कितना है, तो विलायक है 80 ग्राम, ये रहा विलायक 80 ग्राम। तो इस 80 ग्राम को में भाग विलायक, ये तो हो गए मोल, और ये हो गया विलायक का भार, लेकिन ये तो ग्राम में है, तो किलोग्राम में बदलने के लिए इसमें कितने का भाग दे देते हैं, 1000 का। अब ये हो गया किलोग्राम में। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये प्रॉब्लम थी आपकी, मोललता की गणना हो गई ही है। अब मोललता की गणना के बाद उस प्रश्न ने तो ये भी पूछा है कि मोलरता भी बताओ। तो मोलरता कैसे बताएं, मोलरता का फॉर्मूला क्या है, तो पहले मैं ये मोललता को खत्म कर देता हूं, हटा देता हूं लोग। तो मोललता हो गई हमारी सॉल्व। अब हम सॉल्व कर लेते हैं किसको, मोलरता। ठीक है, तो ये हमारी हो गई है मोलरता, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल M से। ठीक है, अब मोलरता निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हमारे पास फॉर्मूला था विलेय के मोल, वही विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन। और आयतन किस में चाहिए, आयतन हमें वही लीटर में चाहिए। आयतन किस में चाहिए, तो लीटर में चाहिए। ठीक है, अब प्रश्न ने तो हमको मोल तो वही है भाई, मोल के लिए तो आप क्या करोगे, आयतन नहीं है, लेकिन प्रश्न में देखो 20, अभी हमने मोल तो निकाल ही लिए थे भाई, पहले मोललता निकालने के लिए जो मोल होंगे वही तो मोलरता निकालने के लिए होंगे, लेकिन मोलरता निकालने के लिए आयतन भी तो चाहिए। अब आयतन तो है ही नहीं हमारे पास, लेकिन आपके पास एक चीज है। इस चीज का मतलब क्या था, 20 ग्राम KI 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है। कितने में, 100 ग्राम विलयन। यानी हमको एक चीज पता है, विलयन का भार। क्या पता है हमको, विलयन का भार पता है, पूरे विलयन का कितना है, 100 ग्राम। ठीक है, और आपको प्रश्न घनत्व भी तो देके चल रहा है। इस घनत्व का मतलब है, पढ़ो देखो क्या लिखा है, घनत्व 1.202 ग्राम प्रति ml है, ये लिखा। इसका मतलब है 1.202 ग्राम प्रति ml, यानी 1 ml विलयन का भार 1.202 ग्राम है। उल्टा बोलूं कि 1.202 ग्राम विलयन का आयतन 1 ml है। जब हमको इतने ग्राम का आयतन 1 ml पता है, तो इतने ग्राम का आयतन पता नहीं लगेगा। या फिर घनत्व पर सूत्र की हेल्प ले लो कि भाई घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान, पूरे विलयन का द्रव्यमान बटा पूरे विलयन का आयतन। अब आपको देखो क्या क्या पता है, पूरे विलयन का घनत्व पता है, ये रहा, पूरे विलयन का द्रव्यमान पता है, ये रहा, तो आयतन पता नहीं लगेगा, लगा लेते हैं पता। तो आयतन बराबर द्रव्यमान कितना, 100 ग्राम, और घनत्व का भाग लगा देता हूं कितना, 1.202 ग्राम प्रति ml। तो ग्राम से ग्राम कट गया, तो आयतन कितने आ गया, 100 बटा 1.202 ml आ गया आयतन। लेकिन किस में आया है, ml में आया है। अब ये रहा फॉर्मूला,
तो इस फॉर्मूले की मदद से अब हम मोलरता कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोलरता के लिए मोल कितने थे पहले, जितने थे 22 बटा अणुभार 166, ये तो हो गए मोल। और आयतन कितना हो गया 100 बटा घनत्व 1.202। लेकिन चूंकि ये किस में है ml में, और ये आयतन किस में चाहिए लीटर में, तो इसलिए 1000 से गुणा भी तो करेंगे, इसमें भाग देते जो ऊपर चला गया, 2 0 से 2 0 कट गई। इसको सोल्व करेंगे तो मोलरता आपका आंसर आ जाएगा। और वैसे आपको मैं डायरेक्ट, देखो जब मैंने मोलरता पढ़ाई थी ना, तब मैंने एक प्रश्न तब भी कराया था। क्या था वो क्वेश्चन में बता दूं, 98% H2SO4 विलयन का घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml है। तो उस विलयन की मोलरता, और मैंने ये कहा था ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तब मैंने वहां आपको एक ट्रिक भी दी थी कि जब आपको प्रश्न घनत्व दे और द्रव्यमान प्रतिशत दे, तो आप इस फॉर्मूले से सीधे ही मोलरता निकाल लो, 10xD/mW। 10 तो ये वाला 10 है, 100 से 100 कटा तो ये 10 बच गया ना, वो वाला 10 है। x यहाँ द्रव्यमान प्रतिशत है, तो इसमें 20 लिखना है हमको, 20% लिख दिया मैंने, ये 20 ये रहा x की जगह। और d घनत्व जो देखो ऊपर जाएगा, जो ऊपर चला गया d, और mw ये 166 नीचे आएंगे तो ये रहा। तो डायरेक्ट आपको जब प्रश्न इस फॉर्म में दिया गया, और एक पीछे भी दे रखा है अभ्यास में भी कि 20% ब्रैकेट में भार अनुसार लिखा होगा, या W/W लिखा होगा। तो ऐसी फॉर्म में अगर प्रश्न आए तो मोलरता आप सीधे ही इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लो, जिसमें आप 10 द्रव्यमान प्रतिशत x मान लिया, जो 20% यहाँ है, 20% पीछे है 10%, जो अभ्यास का प्रश्न है ना उसमें 10%, बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसमें था 98%। तो कोई भी प्रतिशत हो, मैंने x% मान लिया ना, उस x% को यहाँ d से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और mw जो भी सॉल्यूट हो विलेय हो उसका mw ले लीजिए, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। अब प्रश्न एक और पूछा है उस बच्चे ने, जो गए है कि हर एक घटक की मोल भिन्न भी कैलकुलेट कीजिए। तो हमने दो चीज तो निकाल ली, एक तो मोलरता, एक मोलरता, ठीक है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। और एक अब तीसरी चीज और है मोल अंश या मोल भिन्न, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसे भी देख लेते हैं। तो देखते हैं, अब मोल भिन्न निकालने के लिए हमको क्या फॉर्मूला बताया था मैंने मोल भिन्न का। मैं पहले फॉर्मूले पे आ जाता हूँ। मैंने रिप्रेजेंट तो किया था x से, ठीक है, मोल अंश को, और इसमें फॉर्मूला बताया था कि हमको जिस भी घटक की मोल भिन्न निकालनी है उस घटक के मोल बटा कुल मोल करना होता है। ये है आपके मोल भिन्न का फॉर्मूला। अब आपको यहाँ तो ये तो है विलेय के मोल, जो आपको अच्छे से पता है कि 2 बार आप निकाल चुके हो कि मोल निकालने के लिए 20 ग्राम में 166 का भाग देना है, ठीक है। और विलायक के मोल, तो विलायक का भार कितना था 80 ग्राम, और विलायक का विलायक है कौन, जलीय विलयन का है, प्रश्न ने क्या कहा है जलीय विलयन, तो उसमें जल का अनुभार होता है 18। तो जब n भी मिल गया जमा दो, फॉर्मूले में आ जाएगा। अब दूसरी बात ये, तो ये तो आएगा Ki का मोल अंश, और जल का मोल अंश कैसे आएगा, तो हम जानते हैं कि दोनों का योग क्या होता है, इकाई के बराबर होता है, यानी जल का और Ki का मिला के होता है इकाई के बराबर।
तो यहाँ से तुम KI का निकाल लोगे इस फॉर्मूले में रख के, ये रहे ना दोनों चीज, तो H2O का एक में से घटा देना, आ जाएगा। तो ऐसे करना है इस प्रश्न को, और ऐसे ही पीछे अभ्यास का प्रश्न है। अब हमारी ये तो उस बच्चे की प्रॉब्लम थी जो मुझे भेजी गई है, तो मैंने उसको भी कहा था मैंने कि मैं भाई नेक्स्ट क्लास में ले लूँगा ये प्रॉब्लम्स, तो ये तो मैंने वो प्रॉब्लम्स बता दी। अब हम हमारे टॉपिक को याद दिला देता हूँ मैं। हमने पिछला टॉपिक जो छोड़ा था वो छोड़ा था कि भाई विलयन का कुल, इस पे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कि विलयन का कुल वाष्प दाब बताया जाता है P घटक 1 का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब बटे माइनस घटक 2 का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब इंटू घटक 1 का मूल अंश प्लस घटक 2 का मूल शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। क्लियर। और साथ में मैंने ये समीकरण बड़ी काम की है, बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व कराएगी। लेकिन आज मैं केवल आपको इतना ही बता रहा हूँ कि भाई आपके जैसे कुछ क्वेश्चन पाठनीति में भी हैं, कुछ अभ्यास में भी हैं जो इससे होने वाले हैं, और वो मैं भी अपनी तरफ से भी ले सकता हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि भाई पहले आप लोग सॉल्व करें उनके प्रॉब्लम्स को। मैं बता दूँ आपको ये समीकरण लगनी है उनमें, ठीक है। तो ये समीकरण से आप सॉल्व करो। इसमें ये शुद्ध अवस्था में है, ये मूलन से, ये फिर दूसरे घटक का शुद्ध अवस्था में। और थ्योरेटिकली बात अगर आपको सीखनी है तो वो ये मैंने बताया भी था उस दिन कि थ्योरेटिकली हम यूँ कह सकते हैं कि किस विलयन का वाष्प दाब किसी भी एक घटक के मूल अंश के साथ सीधी रेखा में बढ़ता है जिसका अंतःखंड P घटक 2 को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर बात। तो वैसे थ्योरेटिकली तो कोई बात केवल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करती है कि भाई विलयन का वाष्प दाब घटक 1 के मूल अंश के साथ सीधी रेखा में बढ़ता है। लेकिन इस पर न्यूमेरिकल खूब है, प्रश्न में भी है, कंपटीशन में भी मिलते हैं न्यूमेरिकल। तो पहले आपके अभी आज मैं केवल इसके बारे में इतना ही बताऊंगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास तक आप लोग इस पर प्रैक्टिस कीजिए। फिर मैं कल केवल इस समीकरण पर बेस्ड सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को कवर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों से जितनी भी प्रॉब्लम्स हो जाएं आप उन्हें सॉल्व कीजिए। ठीक है, आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। पढ़ते रहें घर पे। अब ज़्यादा दिन इतना टाइम लॉकडाउन का आपने निकाला है, और इसमें 12th का चैप्टर भी है ये, और आपके लिए बहुत 3 नंबर का चैप्टर है। तो कम से कम एक चैप्टर को तो आप लॉकडाउन के दौरान क्लियर कर लीजिए। ओके, थैंक यू।